नमस्कार सभी को। मैं मंजू जीएस प्लैनेट्स कोचिंग क्लासेस जयपुर की ओर से आपका स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो बच्चों, आज का अपना विषय है वर्ण विचार। एक नए बिंदु के साथ, एक नए प्रकरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं वर्ण विचार के साथ। ये वर्ण विचार से संबंधित जो बिंदु है, ये हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का अपना प्रकरण क्या है? वर्ण विचार। एक दो प्रश्न नहीं आते इसमें, 4 या 5 प्रश्न से संबंधित पूछे जाते हैं इसमें। अपना बिंदु क्या है, अपना प्रकरण क्या है आज का? वर्ण विचार। तो देखो बच्चों, देखो पहले के समय में क्या होता था कि लोग अपनी भाव अभिव्यक्ति करने के लिए या तो संकेतों का प्रयोग करता था या उसको बोलकर या फिर लिखकर अपनी भाषा में अपने शब्दों को बोलता था और लोग उसको समझ के प्रतिक्रिया करते थे। तो सांकेतिक रूप में कोई समझ नहीं सकता। मौखिक क्या होता है? अस्थायी होता है। फिर हमारा तीसरा भाषा का रूप आता है लिखित। क्या आता है? लिखित रूप आता है। तो लिखित रूप में शब्द बोला मनुष्य ने, लिखित रूप को किस तरह से कि शब्द बोल दिया मनुष्य ने और उन शब्दों को कोई चिन्ह निश्चित कर दिया, तो लिपि के माध्यम से उसको क्या किया? लिपिबद्ध किया। लिपि के माध्यम से उसको लिपिबद्ध किया। वो लिपिबद्ध चिन्ह ही क्या कहलाए? वर्ण। लिपिबद्ध चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण। यानी कि लिखित रूप से हमारे वर्णों का विकास हुआ। लिखित रूप से हमारे वर्णों का विकास हुआ है। लिखित रूप से क्या है? वर्ण। क्योंकि मनुष्य मौखिक रूप से अस्थायी थे, तो स्थायित्व था नहीं। भाषा कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारी भाषा का विकास हो? तो लोगों ने क्या किया? बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने क्या किया कि जो मनुष्य जो शब्द उच्चारित कर रहा था उनको एक संकेत दे दिया, एक चिन्ह दे दिया और उनको वर्णों के माध्यम से क्या कर दिया? लिपिबद्ध। तो वहीं से लिखित रूप से ही हमारे क्या विकसित हुए? वर्ण। क्या विकसित हुए? वर्ण। तो हम अब पढ़ते हैं वर्ण क्या चीज होती है। वर्ण देखो, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है? वर्ण। सबसे लघुतम, सबसे छोटी लघुतम इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण है। या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसके कितने और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ण है, जैसे क। जैसे क, ये क्या है? एक ध्वनि है। क्या है? एक ध्वनि है क। इस क के और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो क एक क्या है? वर्ण है। क क्या है? एक वर्ण। इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो वर्ण से हम क्या समझे? वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की। यहीं से हमारी भाषा की शुरुआत होती है। तो वर्ण समझ में आ गया। भाषा की क्या है? सबसे छोटी, सबसे लघुतम इकाई। ये शब्द हमें याद रखना है, सबसे लघुतम इकाई। अब क्या आता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं। ये तो सबको पता है, मोटी चीज है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ये तो सबको याद है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे महीन चीज। ये तो मोटे मोटे रूप है तो सबको आते हैं। तो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर यानी कि जैसे सर्वप्रथम स्कूल में जाते हैं तो हमारी शुरुआत ही पढ़ाई की स्वरों से होती है, व्यंजन से नहीं होती है। कहाँ से होती है? स्वरों से। तो हमें क्या सिखाया जाता है? ए, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। अंग और अह भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे करेंगे क्योंकि वो अयोगवा है। उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमें ये सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता? तो हमारी पढ़ाई की शुरुआत भी कहाँ से होती है? स्वरों से ही होती है। तो इनको बोलते समय ए, आ, ई कोई ज्यादा जोर महसूस नहीं होता। ये स्वतंत्र होते हैं, यानी कि बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की एक मोटे रूप से परिभाषा देख लीजिए। स्वर की परिभाषा क्या आएगी? स्वर की परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई बाधा, मुख्य अंगों में कोई बाधा नहीं आती, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर होता है उसे स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि बिना किसी सहायता से स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। इनको बोलते समय हमारे मुख के अंगों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, स्वतंत्र रूप से हम इसका उच्चारण करते हैं। ये क्या होती है? स्वरों की परिभाषा। अब व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वरों पे निर्भर करते हैं बेटा। व्यंजन किस पे निर्भर करते हैं? स्वरों पे। तो व्यंजन की परिभाषा हम इस तरह देते हैं कि स्वर रूपी बेला के सहारे जिसका उच्चारण होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन। क्या कहलाता है? व्यंजन। तो अब परिभाषा तो दे दी, लेकिन ऐसे कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा विद्वान था कि उन्होंने ऐसे कहा कि देखो स्वर तो स्वतंत्र बोले जा रहे हैं और व्यंजन इन पे निर्भर हैं। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि सर्वप्रथम ये किसने कहा। कोई भी चीज का आविष्कार होता है, चाहे पेन का लगाओ, किसी का भी कोई तो आविष्कार करता होता ही है इसका। तो किसने सर्वप्रथम इस परिभाषा का निरूपण किया? किसने कहा कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चरित होते हैं और व्यंजन उस पर निर्भर होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो ये परिभाषा किसने दी थी? स्वर की। स्वर के बारे में जो बताए थे कि स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन उन पे निर्भर होते हैं, और व्यंजन उन पे निर्भर होते हैं, और व्यंजन उन पर निर्भर होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। ये किसने कहा था? निर्भर होते हैं। ये परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ध्यान दीजिए कि स्वर तो क्या होते हैं? स्वतंत्र, और व्यंजन उन पे निर्भर होते हैं। यानी कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में या हमारे इसमें किसने कहा था? तो एक बहुत ही बड़ा विद्वान हुआ था हमारे संस्कृत साहित्य का, बहुत बड़ा। क्या था वो? महाभाष्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाभाष्यकार। महाभाष्यकार क्या नाम था? पतंजलि। क्या नाम था उसका? पतंजलि। एक बड़ा विद्वान हुआ था महाभाष्यकार पतंजलि, और इसका समय था दूसरी सदी। क्या था? दूसरी सदी, ईसा पूर्व। ईसा नहीं, ईसा पूर्व। इसका समय भी याद रखना है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उन पे निर्भर होते हैं। ये किसने कहा था? एक महाभाष्यकार हुआ था। कौन हुआ था? पतंजलि ने कहा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन निर्भर। ये कथन किसका है? पतंजलि का, दूसरी सदी में। ये प्रश्न उठा हुआ है, ये प्रश्न उठा हुआ कि सर्वप्रथम ये किसने कहा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन निर्भर। तो ये नाम हमें याद रखना है। वो विद्वान कौन था? पतंजलि। कौन था? पतंजलि। चलो, हो गया यहां तक, परिभाषाओं तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर होते क्या हैं? तो देखिए, वर्ण विचार अपना बिंदु चल ही रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्वर कितने होते हैं, किस तरह उसकी मात्राएं लगती हैं। देखिए बेटा, स्वर अपने हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो इसको याद किए कर लीजिए। ए, आ, ई, छोटी बड़ी नहीं, ई, इस पे थोड़ा जोर। ऊ, फिर आएगा री, फिर आएगा ए, आई। तो क्या बोलेंगे? आई, ओ, औ। ये स्वर कितने? इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। ये संख्या में कितने हुए? 11। हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। ये तुम आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। अब देखिए, हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं कि मात्राएं कैसे लगती हो और कहाँ लगती हैं। तो देखिए, कोई भी व्यंजन उठाते हैं, क, ख, ग में कोई भी उठा लो। जैसे क में, तो क में ए की मात्रा लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं लगेगी। फिर आएगा का, आ की मात्रा, फिर छोटी ई की, फिर की, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर क्री। देखिए बेटा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए,
अब यहाँ तो ऊ, यहाँ तो हमने कै में लगाई है, आसानी से लग रही है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, लेकिन हमें समस्या कहाँ आती है, जैसे रै पे मात्राएं लगानी होती है तो रै पे ये रै छोटी और ये बड़ी, हम यहाँ पे गलती करते हैं। शब्द शुद्धि में ये प्रश्न आता है, मैं मात्रा ज्ञान करा रही हूं इसलिए ये बता रही हूं आपको, शब्द शुद्धि में ये अक्सर आता है, ये रै छोटा होता है और ये बड़ा, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, यानी कि घुंडी वाला बड़ा ऊ होता है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि रै में ही समस्या आती है, बाकी में तो हम लगा लेते हैं कि छोटी कैसे लगती है और बड़ी कैसे लगती है। तो जैसे रूप होता है ना, रूपवती, रूपवान, वहां पे रू बड़ा लगता है, यानी कि ये घुंडी वाला जो रू है ये बड़ा होता है, और जो इस तरह लिखते हैं ना ये वाला, ये क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका ध्यान रखना है, इसको शब्द शुद्धि में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये री, फिर एक के, अब यहाँ पे भी कई बार गलती कर देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अपन गलती करते हैं। इसको संधि में इससे संबंधित प्रश्न बनता है, संधि से, जैसे कि इसकी मात्राएं निकालेंगे ना तो हम ये निकाल देते हैं, ये मात्रा निकाल देते हैं, बल्कि ये मात्रा नहीं निकलेगी, ये क्या है, गलत है। इसकी मात्रा ये वाली ए की होती है, अगर एक मात्रा लगी होती है तो ये ए ही होता है, ठीक है, आई नहीं होता है। अब दो मात्रा किसकी लगती है, आई की, अब ये को और ये कऊ और ये कऊ, ठीक है। अब मात्रा सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा प्रयोजन मात्रा सिखाना नहीं है। देखो यहां से प्रश्न बना है, किस तरह बना है वो बताना मेरा प्रयोजन है, तो ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, सारी मात्राएं लग गई, अब यहाँ कोई मात्रा है क्या, है क्या, नहीं है ना, तो ये तो जीरो मात्रा। अब ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा और ये बड़े ई की मात्रा, ये ऊ और ये री और ये किसकी मात्रा है, ए और ये आई और ये किसकी, ओ की एक मात्रा लगती है, ये ध्यान दो, और ये औ, ये ओ की मात्रा होती है ये, ठीक है ना, और ये औ, ये मात्राएं हैं। तो मात्राएं गिनो, ए की कोई मात्रा नहीं है तो ये तो जीरो हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं कितनी बच गई हमारे पास, 10। कितनी मात्रा बची हैं, 10। तो यहां ध्यान दीजिए, मात्राएं कितनी बची हमारे पास, 10। तो प्रश्न यहां बनता है, किस तरह घुमाएगा एग्जामिनर, देखिए कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो कितने हो गए, 11। ये प्रश्न आता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मात्रा 11 नहीं है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं है, जीरो है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो गए, 10। तो ये अंतर हमें समझ जाना चाहिए, प्रश्न आए तो आराम से पढ़ के हम उसका उत्तर दे सकें, ठीक है। तो स्वर वैसे कितने होते हैं, 11, मात्रा के आधार पर कितने स्वर हुए, 10, संख्या याद रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, वर्ण विचार हो गए हमारा यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे। वर्ण की परिभाषा हो गई ना, लघुत्तम इकाई है, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है, किसने सबसे पहले कहा था, पतंजलि, नाम याद रखना है। और यहाँ पे ये प्रश्न, स्वर कितने होते हैं, 11, री को भी स्वर मानना है, अंग और अह को छोड़ा है, ये बाद में कराएंगे। 11 स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर 10 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण, की कैसे कैसे स्वरों को काटा गया है। तो पहला हमारा क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर चल रहे हैं, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा है। देखिए, पहला लघु स्वर, लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है बेटा, दीर्घ स्वर। हमें नाम से ही ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञात हो जाना चाहिए नाम से। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। और दीर्घ का क्या अर्थ होता है, बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ होता है, बड़ा। तो छोटे, जहां पे मात्राएं छोटी हैं या कम मात्राएं नहीं हैं, वो किस में आएंगे, लघु स्वर में। तो देखो स्वर आपने सामने लिखे हुए हैं, तो ए में कोई मात्रा है क्या, नहीं ना, तो ए। अब ई में कोई मात्रा है क्या बेटा, नहीं है ना, तो ई। और ऊ में कोई मात्रा है, छोटा ऊ, नहीं है ना। अब एक बच गया हमारा री, एक क्या बच गया हमारा, री। तो चार जो स्वर हैं वो लघु,
किसमें आते हैं? लघु स्वर। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखना है। लघु स्वरों को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर, यानी कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये नाम भी हमें याद रखना है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। बाकी के बचे हुए किसमें आ जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो क्या क्या बच गया देखिए, आ, ई आ गया, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये कितने बच गए बेटा? इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए हमारे? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो मात्रा के आधार पे हमने देख लिए, यानी कि मात्रा लगी है या नहीं लगी है, वर्गीकरण का प्रथम आधार है। मात्रा लगी या नहीं लगी, ये प्रथम आधार है वर्गीकरण का। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल का अर्थ होता है कि इसमें कोई मात्राएं नहीं रहती हैं, मूलतः है रूप होता है इनका। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हुई? 4। और दीर्घ स्वरों की कितनी हो गई? 7। कोई दिक्कत? चलो आगे, मात्रा के आधार पे हो गए। अब दूसरा वर्गीकरण, दूसरा मात्रा तो देख ली हमने, दूसरा किसके आधार पे करेंगे? होस्ट के आधार पर। होस्ट, देखो मैं समझाती हूं आपको, दूसरा वर्गीकरण क्या हुआ बेटा? होस्ट के आधार पर। होस्ट के आधार पर, यानी कि स्वरों को बोलते समय, कौन से स्वरों को बोलते समय हमारे होठ की आकृति गोल हो जाती है और कौन से को बोलते समय गोल नहीं होती है। तो होस्ट के आधार पर भी 2 वर्गीकरण है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ये री की मात्रा व के नीचे भी अवृत्ताकार। देखियो बेटा, अब यहाँ पे ये चीज समझ लें कि वृत्ताकार क्या होता है और अवृत्ताकार क्या होता है। देखो वृत्त, वृत्त क्या होता है? वृत्त गोल होता है या नहीं होता है? गणित में पढ़ते हैं, ये गोल होता है ना, ये आकृति होती है ना वृत्त की, गोल ही होता है ना। तो कौन से स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल। क्या हो जाती है? गोल। कोई भी स्वर को बोल के देखे, जैसे ए, आ, नहीं हो रही, ई नहीं हो रही, तो ये यहां अवृत्ताकार में लिखते जाओ। ए, आ बोल के देखो, ई नहीं हो रही, री में हो रही है क्या? नहीं हो रही, री। ए, आई नहीं हो रही, ए, आई नहीं हो रही। ऊ बीच का था, ऊ इसमें गोल हो रहे हैं ना अपने होठ, तो ऊ और ऊ किस में आ गए? वृत्ताकार में आ गई। और ओ और औ, सबके होठ गोल हो रहे हैं, उच्चारण करके देख लीजिए, सबकी समान प्रकृति है, ठीक है। ऊ और ऊ, ओ और औ। तो 4 स्वर तो वृत्ताकार हैं हमारे, और बाकी के बचे हुए स्वर क्या हैं? अवृत्ताकार। बाकी के बचे हुए स्वर हमारे क्या हैं? अवृत्ताकार। समझ में आ गई बात? यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति अगर गोल हो जाती है तो वृत्ताकार, अगर गोल नहीं होती है तो अवृत्ताकार। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब तीसरा वर्गीकरण नासिका के आधार पर। इसके आधार पे होगा? नासिका के आधार पर। इसमें भी 2 तरह के हैं, इसके भी 2 भेद हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक, अगर हमें शब्दों का अर्थ पता है तो हम आसानी से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। निर्नुनासिक, अब यहीं से भी अगर हमें शब्दों का अर्थ पता, वृत्त और अवृत्त, तो गोल और गोल नहीं होते, अपने आप निकलेंगे। अब अनुनासिक, अगला देखो, अनु क्या लगा हुआ है इसमें? उपसर्ग है। नासिक, नासिक अर्थ क्या होता है? नाक होता है ना, क्या होता है? नाक, यानी कि नाक के पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु क्या है? एक उपसर्ग है। ये इसका अर्थ क्या होता है? पीछे। जैसे अनुचर पीछे नहीं होते हैं, अनुचर का अर्थ क्या होता है? नौकर होता है, पीछे पीछे चलने वाले, सेवक, नौकर। तो उसी प्रकार ये नासिका के पीछे पीछे चलते हैं, यानी कि इनका उच्चारण हमारे नाक के पीछे से होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो ये क्या होते हैं? नाक के पीछे, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक से होता है तो वो क्या हो गए? अनुनासिक,
और जिसका नहीं होता है वो क्या हो गए, निर्नुनासिक। तो देखिए बेटा, जहां पे चंद्रबिंदी लग जाती है, जिस भी स्वर पे चंद्रबिंदी लग जाती है तो पूरे स्वर क्या हो जाते हैं, अनुनासिक, उनका उच्चारण नाक से होता है। जिस भी स्वर पे चंद्रबिंदी लग जाती है तो स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक, और चंद्र बिंदु रहित स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक। तो सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं, इसमें सभी स्वर आ गए। अगर चंद्र बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं है, ये चंद्र बिंदु का निशान है, चंद्र बिंदु नहीं है, नहीं है तो स्वर क्या हो गए, नहीं है तो स्वर क्या हुए बेटा, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगर चंद्र बिंदु स्वर पे है तो क्या हो गए, अनुनासिक, क्या हो गए, अनुनासिक। तो सभी स्वर क्या होते हैं बेटा, अनुनासिक तो होते हैं अगर चंद्र बिंदु लग गई। जैसे कोई शब्द है आंख, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आंख, आंख के ऊपर क्या ये चंद्र बिंदु है ना, है ना, आंख, और बिना चंद्र बिंदु रहित ये शब्द क्या होता है, निर्नुनासिक, और चंद्र बिंदु लगते ही क्या हो गया, ये अनुनासिक। और अगला जैसे ईख, ईख ये चंद्र बिंदु लगी हुई है, ईख अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। क्योंकि अगर ईख को, ये समझिए, अगर ईख के ऊपर इस तरह चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये शब्द सुंदर नहीं लगता, ये शब्द सुंदर नहीं लगता। और हमारी लिपि में क्या होता है कि सुधार होते रहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन पहले बन चुकी है। तो जो जो नई चीजें होती है, सुधार की जहां संभावना है वहां सुधार तो होगा ही, हर चीज में होता है। तो हमारी इस लिपि में भी धीरे धीरे सुधार होते रहते हैं। तो यहाँ पे शोध किया, अनुसंधान किया कि ईख यहाँ पे अगर पूरी चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको और सुधार करने के लिए ई पे सिर्फ एक बिंदी लगाकर ही इस शब्द को लिखना शुरू किया। तो ईख इस तरह है, लिख देते हैं, ठीक है, आया समझ में। चलो, तो 3 आधार हो गए। पहला हमने क्या करवाया था, मात्रा के आधार पे, लघु और दीर्घ। दूसरा हमारा क्या करवाया हमने, होस्ट के आधार पर। और तीसरा हमने करवाया नासिका के आधार पर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखिए, चौथा और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से कम प्रश्न उठते हैं, चौथा और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि अब तक तो हम बोल के देख ले कि होस्ट कौन से वर्ण के उच्चारण में होस्ट गोल हो रहे हैं, कौन से में नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगला जो बिंदु है उसमें बोलकर देखने में थोड़ा हमें बहुत ही अच्छा ज्ञाता है, वही पहचान सकता है, वहां हमें उनको रटना ही पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लेंगे तो अपने आप हल हो जाएंगे। तो देखो, 3 करवा दे। हमारा चौथा वर्गीकरण किसके आधार पे है, चौथा वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर। जिह्वा किसे कहते हैं, जीव, जिह्वा किसे कहते हैं, जीव। चौथा वर्गीकरण हमारा है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, आधार पर। देखो ये किस तरह होगा बेटा कि कौन से स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ आगे जाती है, कौन से स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मध्य में रहती है, या कौन से स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहाँ रहती है, पीछे रहती है। इन तीनों आधारों को आधार बनाकर इनके 3 भेद किए हैं जिह्वा के आधार पर, यानी कि स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ कहाँ जाती है, इस आधार पर इसके 3 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, अग्र, अग्र, अग्र का अर्थ क्या होता है बेटा, आगे, अग्र का अर्थ क्या होता है, आगे। मध्य, मध्य का तो पता ही है, बीच में, मध्य। और पश्चे, पश्चे, पश्चे का अर्थ क्या है, पीछे, क्या होता है, पीछे। पश्चे का अर्थ क्या होता है बेटा, पीछे, क्या होता है, पीछे। तो हमारे इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहाँ जाती है, इस आधार पर इसके 3 भेद किए हैं। देखो चित्र पे मत जाना, हमें सिर्फ समझना है, चित्र पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम तो एक वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे ताकि ये चीज हमें याद रहे। देखो ये हमारी जीभ है, जीभ का आकार है, और ये पतला, ये आगे का भाग हो गया, ये मध्य हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चे। ये क्या हुआ बेटा, पश्चे, ये क्या हो गया, मध्य, और ये क्या हो गया, अग्र, ये क्या हो गया, अग्र। ये जीभ है, ये हमारी जीभ के आगे का भाग है, ये मध्य का है, ये पीछे का है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं एक शब्द दे रही हूं तुम्हें अग्र के नाम से, क्या शब्द है, अग्रीय, क्या शब्द है, अग्रीय। अगर ये शब्द अपने को याद रहेगा ना तो आराम से हम स्वरों को निकाल लेंगे, आराम से हम स्वरों को निकाल लेंगे। देखो स्वर हमारे क्या थे,
ए, दोबारा लिख लेती हूँ ताकि वर्गीकरण में तुम्हें आसानी रहेगी। ए आ ई ए आई और ओ और कौन सा रह गया, औ। हो गए 11। ठीक है, चलिए अग्रीय शब्द है। अब देखो ग में किसकी मात्रा है बेटा, ये ई की। क्या मात्रा है, किसकी मात्रा है, ई की। और ये ए है ही, तो ई वाले दोनों आएंगे अग्रीय में, यानी कि ई के दोनों, छोटी ई और बड़ी ई आ गए। अब ये ए, तो दोनों ए और आई, ये दोनों आ गए, तो 4 स्वर निकल गए हमारे अग्र में। कौन कौन से, अग्रीय शब्द याद रखोगे तो अपने आप आसानी से हो जाएगा। अग्रीय यानी कि इन स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ आगे जाती है, तो ये क्या हो गए, ई की मात्रा ई और ए आई, 4 स्वर निकल गए। मध्य में सिर्फ आ बोला जाता है। मध्य में क्या आता है, आ। हमारी जीभ बीच में जाती है, देखिए बोल के देख लीजिए, आ। और ई ए आई, जीभ थोड़ी आगे आती है हमारी, तो ये क्या होगा, अग्र। मध्य। पश्चिम में क्या आता है, देखिए अब बचे हुए पश्चिम में अपने आप आ जाएंगे, यानी कि ए आ इधर आ गए मध्य में, और अग्र में क्या आ गए, ई ए आई, और सारे बचे हुए किस में आ जाएंगे, पश्चिम में। बाकी की बचे हुए स्वर पश्चिम में आ जाएंगे, ये तो हम अपने आप लिख लेंगे। ए आ हो गई, ई हो गई। अब क्या बचा बेटा, एक तो ऊ और क्या बचा, ए तो लिख लिया, सॉरी, ए तो हम लिख चुके हैं। क्या बचा, ओ और औ। क्या बचा बेटा, ओ और औ बचा है। तो देखिए ओ और औ। अब संख्या की दृष्टि से भी इनको गिन सकते हो आप, गिन लीजिए। 4 स्वर किस में हो गए, अग्र में, 2 मध्य में और 4 किस में हो गए, हमारे पश्चिम में। री का वर्गीकरण नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये संस्कृत का होता है, तो इस तत्सम शब्द होता है, तत्सम स्वर है, तो री का वर्गीकरण नहीं करते, ये तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, इसलिए। ठीक है, तो ई ए आई ए आ उ ओ औ, याद रहेगा। ठीक है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जीभ की आकृति है। आगे बोले जाने वाले शब्द ई ए आई, अग्रीय शब्द मैंने बताया आपको, ये शब्द याद रखना है सबको। इस शब्द से हमें 4 वर्ण निकल जाएंगे हमारे, ई की मात्रा से, ई वाले दोनों और ए वाले दोनों। ठीक है, ए आ मध्य में, ए आ, जीभ बीच में जा रही है, बाकी के स्वर पश्चिम में आते हैं। ठीक है, यानी कि जीभ के उच्चारण में अगर, सॉरी, वर्णों को बोलते समय अगर हमारी जीभ आगे जाती है तो वो क्या कहलाता है, अग्रीय स्वर। और अगर जिस वर्ण को बोलते समय हमारी मध्य में जीभ जा रही है, मध्य, और अगर पीछे जीभ जा रही है तो पश्चिम स्वर। हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है ये, अगर मध्य पश्चिम, बहुत बार प्रश्न उठा हुआ है इससे। ठीक है, 4 वर्गीकरण हो गए मात्रा के आधार पर। फिर दूसरा कौन सा किया था हमने, नासिका के आधार पर, होस्ट के आधार पर, और चौथा था हमारा जिह्वा के आधार पर। 5वां भी इंपॉर्टेंट है, 3 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चौथा महत्वपूर्ण है। अगर पश्चिम मध्य याद रखना अपने को। अब पांचवा वर्गीकरण, यानी कि मुख के आधार पर, या फिर हमारी जीभ के उठने के आधार पर भी ले सकते हैं, या मुख के आधार पर, या जीभ के उठने के आधार पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, अगर पश्चिम की तरह मुख के आधार पर या जिह्वा के, या जिह्वा के आधार पर, या जिह्वा के आधार पर। देखिए इसका वर्गीकरण, मुख के आधार पर या जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर, जिह्वा के आधार पे नहीं, उठने के आधार पर, यानी कि हमारी जीभ कैसे उठती है। तो ये इसके 4 भेद हैं। कितने हैं, 4। इसके कितने भेद हैं, इसके 3 है, अगर पश्चिम मध्य, और इसके कितने हैं, 4। कितने भेद होते हैं इसके, 4 भेद होते हैं। कैसे, तो महत्वपूर्ण 2 संवृत विवृत होते हैं, इनका अर्थ मैं बताऊंगी क्या होता है क्या नहीं, फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, संवृत, सबसे पहले वाला संवृत, इनका अर्थ बताऊंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। संवृत, और एक होता है विवृत, 2 शब्द होते हैं इसमें मुख्य, संवृत और विवृत।
अब एक और विपरीत का आधा यानी कि जिसका कम होता है वो क्या हो गया, अर्धविपरीत। क्या हुआ, अर्धविपरीत। और ये समृत है, इसका भी आधा, ये क्या हो गया, अर्ध समृत। अर्ध समृत। तो जीव्या के उठने के आधार पर इसके 4 वर्गीकरण करते हैं, 4 भेद करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, इनका क्या अर्थ है ये मैं बताती हूँ। देखिए चलो आगे। अब हमने 5वां भेद किया, किसके आधार पर किया है बेटा, जीव्या के उठने के आधार पर या मुख के आधार पर। इसके कितने भेद किए थे हमने, 4। जीव्या के उठने के आधार पर, उठने के आधार पर, आधार पर, या मुख के आधार पर, या मुख के आधार पर। तो हमें ये 4 शब्द है ना, इन शब्दों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन शब्दों का अर्थ याद करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, समृत। क्या बताया था, समृत। दूसरा क्या था हमारा, अर्ध समृत। दूसरा क्या था, अर्ध समृत। फिर विवृत का आधा, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, और विवृत। अब इन 4 शब्दों का अर्थ मैं बताती हूं। तो हमें समृत विवृत होना चाहिए। जैसे ये हमारा मुख है, ये मुख है, ठीक है, ये हमारे कंठ आ जाता है बीच में, ठीक है, से बना रही हूं। इसमें 4 लाइनें, ये ऊपर, ये मध्य, ये मध्य। समझने के लिए बता रही हूं मैं कैसे हमें इनको समझना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समृत, आधा, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। समृत, ये आधे वाला आ ही जाएगा, अर्ध समृत, और ये अर्ध विवृत, ये क्या आया था हमारा, विवृत। अब इन शब्दों का अर्थ देखिए। समृत का अर्थ क्या होता है, यानी कि पूरा, थोड़ा सकरा भाग। क्या होगा, थोड़ा सा, पूरा मुंह खुला नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा सकरा भाग क्या होता है, समृत। और विवृत का क्या होता है, पूर्ण रूप से खुला हुआ, पूरा या पूर्ण खुला हुआ, पूर्ण खुला हुआ, खुला हुआ। और इसमें अर्ध विवृत में क्या आएगा, आधा खुला हुआ। भाई विवृत का पूर्ण खुला हुआ नाम है, तो अर्ध विवृत अपने आप ही समझ जाएंगे, आधा। तो इस विवृत से थोड़ा आधा, यानी कि आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। ये शब्दों का खेल है। इसमें अगर शब्दों का अर्थ पता है तो आप अपने आप ही निकाल दोगे प्रश्नों को। विवृत का अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप से मुंह खुला हुआ, यानी कि उन वर्णों को बोलते समय हमारा मुंह पूर्ण रूप से खुल जाता है, वो क्या कहलाता है, विवृत। और ये अर्धविवृत यानी कि थोड़ा खुला है। और समृत का अर्थ को क्या होता है, सकरा भाग, सकरा भाग, यानी कि कम खुलता है मुंह। वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ ऊपर टच हो जाती है, स्पर्श कर लेती है हमारे तालु को, तो उसमें सकरा भाग क्या होगा, सकरा भाग। ये थोड़ा कम सकरा, कम सकरा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। विवृत और समृत का मुख्य रूप से हमें अर्थ आना चाहिए। विवृत क्या होता है, खुला हुआ। समृत क्या होता है, सकरा भाग। अर्ध अर्ध में अपन खुद कर ही लेंगे, आधा खुला हुआ और कम खुला हुआ, आधा खुला हुआ और कम खुला हुआ। अब देखिए इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं समृत में। जैसे ये हमारा मुख था, अब ये समृत, ई और ऊ, दो स्वरों को अगर हम बोलते हैं, ई स्वर क्या है बेटा, समृत में स्वर देखिए, समृत में ई, ऊ और ऊ, इनको हम बोलते हैं ई, ऊ। अब हमारी जीभ थोड़ा ऊपर जा रही है ना, अब हमारे तालु से टच होके थोड़ा सा सकरा भाग बन जाता है मुंह का, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समृत। क्या कहते हैं, समृत। अब दूसरा अर्ध समृत। दूसरा स्वर कौन सा था हमारा, अर्ध, यानी कि कौन से स्वर का उच्चारण करते समय समृत तो है ही है, सकरा भाग तो है ही है, लेकिन वो आधा खुलेगा, वो आधा। तो इसमें कौन से आएंगे, देखिए ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। इसमें बोलेंगे ए ओ, यानी कि थोड़ा सा सकरा, सकरे से थोड़ा और बड़ा है मुंह, यानी कि और चौड़ा हुआ है, तो ए और ओ। अब
संवृत और असंवृत तो हो गया, अब हमारा क्या बचता है बेटा, विवृत। विवृत का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से खुला हुआ मुंह। अब देखो जो वर्ण है उनका उच्चारण खुद कर लीजिए, आ, बोला ना हमने आ, मुंह पूरा खुला, हमारा खुला ना, तो ये तो अपने आप ही निकल गए विवृत। विवृत की तो कोई कहानी नहीं है, अपने आप ही समझ में आ गया। तो आ जो स्वर है ये पूर्ण रूप से विवृत स्वर है। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि पूर्ण रूप से विवृत स्वर कौन सा है, तो ये क्या आता है बेटा, आ। क्या है, आ। आ देखो मुंह पूर्ण रूप से खुला ना, तो इसका अर्थ ये है कि पूर्ण खुला हुआ, पूर्ण खुला हुआ। मात्र एक स्वर है आ जो पूर्ण रूप से विवृत स्वर है। अब दूसरा क्या था, अर्धविवृत। अर्धविवृत यानी कि जिस स्वर को बोलते समय मुख खुलता तो है लेकिन कम खुलता है। अब दो स्वर बचे, अगर ये रटे भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। ई ऊ हो गए, हो गए या नहीं हो गए, आ हो गया, तो आ के बाद एक तो क्या बचा, आ से पहले ए, क्या बचा, ए, क्या बचा था बेटा हमारा, ए। अब ए हो गया, क्या हो गया, ए, क्या हो गया, ए हो गया हमारा, और क्या बचा अब हमारे लिए, ये ए हो गया हमारे लिए, क्या बचा यहाँ पे, आई, आई बचा ना। अब इसमें क्या दूसरा क्या हुआ था, अर्ध संवृत में ओ, अब क्या बचा, औ। अब हमारे लिए क्या बचा, औ। तो देखो ध्यान देने की बात है, सबसे पहले विवृत निकालना, क्या निकालना, विवृत, यानी कि पूर्ण खुला हुआ आ निकल गया। फिर अर्ध विवृत, अब आ से पहले ए आता है ना, तो थोड़ा मुंह खुला, ए निकल गया। अब देखिए ये जो स्वर है ना, कौन कौन से, ए आई, और दूसरा कौन सा था अपना, ओ औ। तो बेटा इनसे पहले वाले, यानी कि इससे पहले वाले, इसके बाद ऐसे, तो इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि औ और आई ये किस में आएंगे, अर्ध विवृत में, ठीक है। और संवृत में ए ई उ, इनकी जीभ थोड़ी हमारी क्या जाती है, ऊपर जाती है तालु से, तो थोड़ा सकरा भाग हो जाता है। स्पष्ट है बात, देखिए क्योंकि दो ही लास्ट वाले, चौथा और पांचवा वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा कौन सा वर्गीकरण था हमारा, जिह्वा के आधार पर अग्र पश्चे मध्य, वो तो थोड़ा आसान है, अग्र पश्चे मध्य निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने सरल कर दिया। अग्रीय तुम्हें जो एक शब्द बताया है उससे तुम्हारा अग्रीय स्वर निकल जाएंगे 4, फिर आर ए मध्य में होते हैं और बचे हुए पश्चिम में। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये पड़ता है, यहां से प्रश्न उठता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है विवृत, या तो विवृत का अर्थ ही पूछ लेंगे कि विवृत का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से खुला हुआ। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि पूर्ण रूप से विवृत स्वर कौन सा है, पूर्ण रूप से विवृत स्वर कौन सा है, तो क्या आएगा, आ। पूर्ण रूप से विवृत स्वर कौन सा है, आ। और अर्धविवृत तो आ, ए और आई और औ, ये भी क्या है, अर्ध विवृत। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, वर्गीकरण अपना हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में वर्ण विचार चल रहे हैं, स्वर चल रहे हैं वर्ण विचार में हमारे। हमने स्वरों का क्या कर लिया बेटा, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं हम। अब हम इसका उच्चारण स्थान, जो हमारी स्वर तंत्री हैं कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, वो करेंगे स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री समझते हो बेटा, स्वर तंत्री क्या होती है समझते हो सब। देखो कि स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमारी स्वर तंत्रियां देखो, सबसे पहले कंठ जो होता है हमारा, यहाँ कंठ, यहाँ से स्वर निकलते हैं या नहीं निकलते, तो पहली स्वर तंत्री हमारी क्या हो जाती है, कंठ। क्या हो गई बेटा, कंठ। फिर कंठ के बाद क्या आता है हमारा, तालु। क्या आता है, तालु। कंठ के बाद क्या आता है बेटा, तालु। क्या आता है, तालु। अब तीसरा स्वर तालु, दांत और तालु के मध्य। देखो हम गांव में क्या बोलते हैं कि दांत के पीछे क्या होते हैं भाई, कोई जैसे कोई गर्म चीज खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो हमारे जो मसोड़े होते हैं ये रेड हो जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं मसोड़े। उन मसोड़ों से ही नाम पड़ा है मूर्धन्य। क्या नाम पड़ा, तीसरी स्वर तंत्री, याद रखने के लिए बता रही हूं, मूर्धन्य। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, देखिए मूर्धन्य। ये प्रश्न कैसे कैसे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रश्न की प्रकृति क्या थी, किस तरह पूछा एग्जामिनर ने कि कंठ और मूर्धन्य के बीच कौन सी स्वर तंत्री आती है, कौन सा स्वर तंत्र आता है। कंठ और मूर्धन्य के बीच कौन सा स्वर तंत्र आता है, तो कंठ हमारा यहाँ से दो ध्वनियां निकलती है, कंठे हो गई।
कंठ के बाद हमारी जीभ कहाँ स्पर्श करती है? तालु के पास। तो बीच में क्या आ गया? तालु। फिर क्या आ गया? हमारे दांतों से पीछे और तालु के बीच में मूर्धन्य। फिर हमारा क्या आता है? दंत। क्या आता है बेटा? दंत। दंते भी बोल सकते हैं इसको, या दंत भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, दंत। फिर हमारा पांचवा, धातु के बाद क्या आता है? होस्ट। धातु के बाद क्या आता है? होस्ट। क्या आता है? होस्ट। तो हमारी स्वर तंत्री हो गई। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और होस्ट, इनका क्रम पूछ सकते हैं। किस तरह? देखो ये प्रश्न तो बना हुआ है, एग्जाम में आ चुका है कि कंठ और मूर्धन्य स्वर तंत्री के बीच में कौन सा स्वर तंत्र आता है। तो अगर हमें याद है कि ये मूर्धन्य है, पीछे कंठ है, बीच में क्या आता है? तालु। क्या आता है? तालु। क्या आता है? तालु। ये भी पूछ सकता है मूर्धन्य और होस्ट के बीच में कौन सी स्वर तंत्री है? दंत। तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। कंठ, तालु, फिर आता है मूर्धन्य, फिर दंत, दांत, फिर क्या आते हैं हमारे? होस्ट। क्या आते हैं? होस्ट। अब हम स्वरों को देख लेते हैं। देखो बेटा, स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई। बार बार लिखने पड़ रहे हैं, एग्जाम में आए तो एक बार स्वर लिख के छोड़ देना कि उच्चारण स्थान में ओ, आउ। हो गए 11? ठीक है, बार बार स्वर लिखने पड़ते हैं, एग्जाम में आए तो कहीं एक जगह लिख के छोड़ देना, या फिर वैसे याद रख लेना, क्योंकि स्वर प्रश्न निकालने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, स्वर तंत्री हो गई। कंठ, कंठ का अर्थ क्या होता है? यानी कि जिसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं उसको? कंठ। तो देखिए, ए, आ, ए, आ, इसकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है? कंठ से। कहाँ से निकलती है? शुरू के दो। ये क्रम भी रख सकते हो, इसलिए मैंने स्वर रखे। वैज्ञानिक तरीके से भी पढ़ सकते हो। अगर बोल के अगर तुमसे स्वर नहीं निकल रहे हैं तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि शुरू के दो, ए, आ। ए, आ किस में आ गए बेटा? कंठ। इसमें ये कंठ से बोले जाते हैं, ए, आ। फिर दे लो तालु, फिर अगला दो, फिर अगले दो, ई, ये आ गए तालु। ई, ये किस में आ गए बेटा? तालु में। किस में आए ये? तालु में। किस में आ गए ये? तालु में। फिर अगला देखे, ऊ को छोड़ दो एक बार, ऊ उसको छोड़ दीजिए आप। फिर री, री क्या आ गया? मूर्धन्य। ये मूर्धा से बोला जाता है री। ये कहां से बोला जाता है? या ई को, ए, आई को, यहाँ तालु यहाँ पे भी रख सकते हो अलग से। ये इनका थोड़ा सा अलग वर्गीकरण बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, पहले तो इस तरह देखे, री। दंत कोई स्वर नहीं होता है, दंत कोई स्वर नहीं, कोई भी स्वर दांत से उच्चरित नहीं होता है, कोई भी स्वर दांत से उच्चरित नहीं होता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन सी स्वर तंत्री से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता, कौन सी स्वर तंत्री से कोई स्वर नहीं बोला जाता, ये प्रश्न बन सकता है। तथ्यों में से ही प्रश्न बनते हैं, हर तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज का अपना बिंब मस्तिष्क में बना लीजिए चित्र इसका, ताकि है ना इस चित्र का याद करेंगे इस चित्र को कि इस तरह बना हुआ था, तो प्रश्न हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्वर दंत से उच्चरित नहीं होता है, किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ठीक है, होस्ट, देखो होस्ट बोल के देखो, कोई भी स्वर को, होस्ट, ऊ, ओ, औ, होस्ट से बोल के देखिए, ऊ, ओ, औ, बोलिए, आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऊ, ये तो होता ही होता है। ओ और औ भी होता है, इसका अलग वर्गीकरण भी है, वो भी मैं बताऊंगी, एक बार इसमें रख लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारे स्वर तंत्र के आधार पर। ए, आ कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। फिर अगले दो, ई बोल के देखो, कहां जा रही है जीभ? तालु के पास जा रही है। ई, ए, आई, इनका संयुक्त उच्चारण होगा, कैसे वो मैं बताती हूँ, एक बार छोड़िए इसको। ई, री मूर्धन्य, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ऊ, ओ, औ। देखिए बेटा, अब इसका मैं बताती हूँ किस तरह वर्गीकरण हुआ है ये वाले स्वरों का। उधर एक तालिका बनाती हूँ, वो समझोगे तो यहाँ पे अपने आप निकाल दोगे। देखो बेटा, हमारे क्या होते हैं हिंदी में? लघु स्वर होता है एक तो, और एक दीर्घ। ये मैंने मात्रा के आधार पे तुम्हें पढ़ाए थे, पहले पढ़ा चुकी हूं मैं ये चीज। तो लघु स्वरों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो छोटे होते हैं, मात्रा नहीं होती है, वो क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं।
तो लघु स्वर आपने कितने हैं बेटा? 4। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। ये अपने ही समान स्वरों से मिलके बनते हैं। तो दीर्घ में क्या आ गए बेटा? एक तो आ गया आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। तो ये किससे किससे? आ, खुद के समान स्वर ए और ए से मिलके क्या बनता है बेटा? आ। ई और ई से मिलके क्या बनता है? ई। और ऊ और ऊ से मिलके क्या बनता है? ऊ। अपने ही समान स्वरों से मिलके बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त स्वर। अपने ही समान स्वरों से मिलके बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, समझ में आया? अब सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है बेटा? संयुक्त। दीर्घ स्वर यानी कि अपने ही समान स्वरों से मिलके बनता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये असमान स्वरों से मिलके बनते हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं ये असमान स्वरों से मिलके बनते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? देखो बचे हुए देख लीजिए। क्या बच गया बेटा? ए ले लिया, आ गया। ई ले लिया, ई आ गया। ऊ ले लिया, ऊ आ गया। री। बचे 4 ही बचे ना ये। एक तो ए, एक ये आई, एक बच गया ओ और एक बच गया औ। तो बहुत बार एग्जाम में संयुक्त जो स्वर हैं इनकी प्रकृति पूछ ली जाती है। तो हाँ, ये किस किस से मिलके बने हैं हम इसको देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर ये प्रकृति समझ में आ गई तो यहाँ पे इनका उच्चारण स्थान भी निकालने में हमें आसानी होगी। मैं इसलिए समझा रही हूँ यहाँ पे साथ साथ। अगर यहाँ पे इनकी बनावट अगर हम समझ गए तो यहाँ पे ये स्वर तंत्री के आधार पर इनका उच्चारण स्थान निकालने में हमें बहुत आसानी होगी। देखिए अब ए तो सबसे सब में होता है, इसमें ए तो सब में मिला हुआ होता है। अब देखिए ये ए है, ये ई से मिलके बना है। ए और ई से मिलके क्या बना है? ए। ए और ई से मिलके क्या बना है? ए। और ये आई जो है ये ए और आई जो है ये ए और ई से मिलके बना है। आई किससे मिलके बना है? आई किससे मिलके बना है? ए और ए। ये याद रखना है अपने को। देखिए देखो ये असमान आ गया, ए और ई, और ये क्या आ गया? ए और ए। अब ओ, ए तो सब में आएगा। अब ओ, ये देखो ये किससे मिलके बना है? देखिए ऊ। किससे मिलके बना है? ऊ। और ये ओ से मिलके बना है। ठीक है, अगर हमें ये चीज याद होंगी तो इनको मिला के ये उच्चारण स्थान हम निकाल सकते, इसलिए मैं बता रही हूं। अब देखो ये क्या था अपना? ए आई था। ए आई था तो ये तालु से तो होता ही होता है। अब यहाँ पे ए आई, इनमें ए है या नहीं है बेटा? है ना। और दूसरा क्या है? ई और ए। तो ए है तो ए का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ से। कंठ से हो रहा था ना, तो इनकी एक प्रकृति बन जाएगी छठी। कौन सी? कंठ। क्योंकि कंठ ए था, कंठ, और ई किससे बोला जा रहा था? तालु से। कंठ तालु, कंठ तालु। तो देखिए बेटा ए और आई कहां से उच्चरित होते हैं? कंठ और तालु से। ये प्रश्न आता है। ये तो क्या है कि सीधी बात है, सब रट लेते हैं। यहां से प्रश्न उठता है ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ तालु। हमने निकाला कैसे? कैसे निकाला? ए तो ऐसे मिलके बना है और ये असमान स्वर ई है, तो ई कहां से? तालु से हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान दो स्वर तंत्रियों से मिलके हो गया कंठ तालु। ए आई का क्या हो गया? कंठ तालु। अगला देखिए बेटा, अगला अब ओ औ था अपना, था ना, तो वही ए इसमें, तो कंठ तो हो ही गया। और ये किससे? ऊ कहां से बोला जाता? होस्ट से। तो इनका नाम, एक नया नाम पड़ा, कंठोष्ठ है। क्या नाम पड़ा है इसका? कंठोष्ठ है। क्या पड़ा है बेटा? कंठोष्ठ है। ठीक है, यानी कि कंठ और होस्ट से मिलके इनका उच्चारण होता है। ये क्या क्या आ गए इसमें? ओ और औ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ और औ कैसे नाम पड़ा? समझ गए? ये संयुक्त स्वर पढ़ाने का मेरा प्रयोजन यही था, ताकि तुम्हें ये उच्चारण स्थान पता लग जाए। तो देखो कंठ तालु से ए आई बोला जाता है। ए से मिलके बना इसलिए कंठ, और ई का मिश्रण है इसलिए तालु। ठीक है, ए आई कंठ तालु और ओ औ कंठोष्ठ। स्वर तंत्री में कोई दिक्कत?
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी स्वरतंत्री कौन सी थी? कंठ, फिर तालु, तालु के बाद क्या आती है? मूर्धन्य, दंत, होस्ट, कंठ तालु और कंठोष्ठ है। ये नए नाम है, ये स्वरतंत्री नहीं है, ये नाम है इनके। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कंठोष्ठ कौन से स्वर हैं और कंठ तालु कौन से स्वर हैं। ये नए नाम दिए गए हैं दो स्वरतंत्रियों को मिला के, ठीक है। तो ये नाम हम दोनों हमें याद रखने। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हुए, अब संयुक्त स्वर हो गए। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? स्वरों की विशेषता क्या पढ़ेंगे अब हम? स्वरों की विशेषता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हमारे शब्द आता है क्या? नॉलेज, ऑफिस, इस तरह के शब्द आते हैं ना बेटा। तो स्वर, ये क्या अब क्या पढ़ेंगे हम? वर्णों की, क्या वर्णों में स्वरों की विशेषता, वर्णों में स्वर की विशेषता, स्वरों की विशेषताएं, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पहली विशेषताएं देखिए इसकी, इसमें चार ही है, मोटी मोटी बातें चार ही हैं। सबसे पहली विशेषताएं क्या आ गई कि एक शब्द होता है हमारा ऑफिस, बहुत प्रयोग में आता है ये ऑफिस। एक होता है हमारा शब्द नॉलेज, एक क्या होता है बेटा? नॉलेज। तो इसमें क्या मिला हुआ है? आ। और ये क्या होता है? आ मिला हुआ है ना, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है, लगी हुई है ना। तो ये आ जो स्वर है ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है। ये आ जो शब्द है, ये शब्द ऑफिस और नॉलेज है, ये अंग्रेजी के शब्द हैं या नहीं? तो ये किससे मिलके बना है, किससे मिलके आया है, या किससे आया है? ये अंग्रेजी से। तो इसको अंग्रेजी से हिंदी ने लिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर। क्या कहते हैं हम इसको? आगत स्वर। और अंग्रेजी से हिंदी ने ग्रहण किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर कहते हैं। ये दो नाम याद रखने हैं अपने को कि आगत स्वर और गृहीत स्वर कौन सा होता है। आगत स्वर और गृहीत स्वर कौन सा होता है? तो आगत स्वर भी होता है और गृहीत स्वर भी होता है, ठीक है। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखो प्रश्न की प्रकृति क्या होती है? निम्न में से आगत स्वर का प्रयोग हुआ है, आगत स्वर का प्रयोग हुआ है, निम्न में से आगत स्वर का प्रयोग हुआ है। देखिए बेटा शब्द आ जाएगा हमारे पास, जैसे ऐनक, औरत, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और अगला चौथा देखिए ऑक्सीकरण, और चौथा इमली। ऑक्सीकरण और हृदय, क्या आ गया? ये इमली। देखिए तो इसको कैसे निकालना है? अब इसने तो स्वर ही पूछा है ना, आगत स्वर, स्वर तो सारे ही हैं। यहाँ पे आई भी है, औ भी है, आ भी है, ई भी है, स्वर चारों ही है ना। चारों विकल्पों में हमें क्या दिया हुआ है? स्वर दिया हुआ है। लेकिन हमें अलग क्या करना है कि आगत स्वर अलग करना है। तो अगर हमें ये चीज याद नहीं होगी कि आ क्या है, आगत और गृहीत स्वर है, जब तक ये याद नहीं होगा हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्योंकि आ जो स्वर है ये क्या है? आगत स्वर है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आ क्या है? आगत स्वर है और गृहीत स्वर है। इससे भी महत्वपूर्ण अगली देखिए, स्वरों की दूसरी विशेषता क्या होगी कि री। देखो मैं बता रही थी ना आपको, वहां वर्गीकरण में अगर पश्चिम मध्य में सम्मिलित नहीं किया री, तो री क्या है? एक तत्सम स्वर है। री क्या है बेटा? तत्सम स्वर है, हमें याद रखना है ये। री क्या है? एक तत्सम स्वर है। री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है, संस्कृत में ही इसका प्रयोग होता है। तो इससे संबंधित, मात्रा से संबंधित भी आ सकता है प्रश्न और शब्द से संबंधित भी आ सकता है कि री क्या है? एक तत्सम स्वर है। री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। री स्वर का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। इसमें प्रश्न किस प्रकार बनेंगे? देखिए याद रखना, री कौन सा स्वर है? तत्सम। इसमें प्रश्न कैसे बनाया? देखो निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में, ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, प्रथम लेवल के सीटेट में आया हुआ है कि निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में तत्सम स्वर का प्रयोग हुआ है? तत्सम स्वर, तत्सम स्वर का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए विकल्प देखिए, पहला
पहला देखिए आमदनी, आम, ईख, कृपा। चार विकल्प है हमारे सामने, कृपा, चार विकल्प है। इस विकल्प में से हमें क्या निकालना है बेटा? तत्सम स्वर। तो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, इस चीज का भान होना चाहिए हमें कि तत्सम स्वर क्या होता है। तो री क्या होता है? तत्सम स्वर। री क्या होता है? तत्सम स्वर। तो हम इसमें से कैसे अलग करेंगे? आ है, आ तत्सम होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ईक भी नहीं होती है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, री को रे समझ लेते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे बच्चे। तो कै में रे, फिर इस तरह कर देते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या है? गलत है, जो पूर्ण रूप से गलत है। इसका सही वर्गीकरण क्या होगा? देखिए कै में क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ है? री। क्या मिला हुआ है? री। अगर यह यहाँ पे ज्ञान हो गया बच्चों को, तो बच्चे का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। री में क्या कै में क्या मिला हुआ है? री। तो री अपने आप में तत्सम स्वर है। अगर यहां उसको याद है कि री तत्सम स्वर है, तो आराम से वो कृपा पे निशान लगा सकता है। ठीक है, चलो हो गया। री तत्सम स्वर, दो विशेषताएं हो गई हमारी। पहले तो आ की हो गई कि आ क्या है? आगत स्वर है। दूसरी क्या की हमने? री तत्सम स्वर है। चौथा, तीसरा की तीसरी विशेषता, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। सभी स्वर सघोष होते हैं। चौथी विशेषता देखिए, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सघोष वाला बहुत बार पूछा हुआ है, अल्प प्राण वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्प प्राण होते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रही हूं। और पांचवी विशेषता देखें कि सभी स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं। सभी स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं। सभी स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्वयं होता है, निर्बाध रूप से इसका उच्चारण होता है। ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो पांच विशेषता हो गई स्वरों की। पहली आ, महत्वपूर्ण, आगत है, गृहीत स्वर है। दूसरी री, तत्सम स्वर है। और तीसरी सघोष। तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे ही प्रश्न बनता है। री का भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस विकल्प में तत्सम स्वर है, या फिर सभी स्वर होते हैं, इस तरह का प्रश्न भी बना हुआ है। तो सभी स्वर, घोष, अघोष, इस तरह के उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, और हमें वहां पे क्या निशान लगाना है? सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। चौथी विशेषता, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। पांचवा क्या कि स्वयं उच्चरित होते हैं, बिना किसी बाधा से निर्बाध रूप से इसका उच्चारण होता है। अब सिर्फ दो बातें बची है स्वरों की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फिर हमारे सर ऑलमोस्ट खत्म है, इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। अब अगला वर्ण विचार तो चल ही रहा है, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है ना अपना। तो देखिए बेटा, विशेषताएं कर चुके, वर्गीकरण कर चुके, स्वरतंत्री कर चुके। ठीक है, अब अंतिम है हमारा पड़ाव। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अब तक हम 11 स्वर पढ़ लिए थे हमने, अंग और अह को हमने छोड़ा था। मैंने बोला था ना, अंग और अह को हमने क्या किया था बेटा? छोड़ा था ना। अब उसकी कहानी क्या है मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ। अंग और अह, अंग और अह, देखो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका नाम पड़ा है, क्या पड़ा है बेटा? अयोगवाह है। क्या पड़ा है बेटा? अयोगवाह है। अंग और अह का नाम क्या पड़ा है? अयोगवाह है। अब हमें यह समझना है कि अयोगवाह होता क्या है। लास्ट है बिंदु, लास्ट बचा है स्वर में, इसको देख लीजिए, फिर स्वर अपना पूरा कंप्लीट, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा। अभी तक आए हुए कितने भी प्रश्न आप देख लीजिए, अगर ये तथ्य आपने पढ़ लिए तो हर प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। देखिए अयोगवाह, अयोग यानी कि ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ बेटा क्या होता है? नहीं। अयोग यानी कि मिलान, जो किसी से मिलान नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह है। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह है। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। यानी तो अयोगवाह क्या हो गई? ये वो ध्वनियां हो गई जो किसी से मिलके नहीं चलती, इनका वहन नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है? अयोगवाह। हमारे परिभाषा ही नहीं आएगी, परिभाषा लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम तो तथ्य पढ़ेंगे, कहां से प्रश्न पुट हो रहा है, कहां से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारी हिंदी में कोई भी शब्द लिखते हैं हम,
तो इस लाइन के नीचे लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं ना। मैंने राम लिखा, कि मैंने इस लाइन के नीचे लिखूंगी ना, तो ये लाइन जो होती है ये क्या है, क्या है? तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका संबंध किससे, अयोगवा से है, इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है? तो देखिए इस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? सिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसको? सिरोरेखा। तो हमारे हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं ये इस लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। तो इस लाइन को हमने क्या बोला? सिरोरेखा। क्या कहा हमने? सिरोरेखा। तो देखो इसके उदाहरण लेते हैं। एक शब्द लिखा मैंने किरण, और एक शब्द है मेरा कंचन, शब्द है मेरा कंचन। अब किरण में ई की मात्रा है ना, तो इस ई की मात्रा का संबंध इस सिरोरेखा से भी है। देखो ये जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई है, और इसका संबंध कै वर्ण से भी है। देखो है कि नहीं, ये जुड़ी हुई है, इसको ध्यान से देखो, सिरोरेखा से भी जुड़ी हुई है और कै से भी जुड़ी हुई है। तो ये लाइन तो किसकी है? मात्रा है ना ये उसकी स्वर की, तो ये सिरोरेखा से जुड़ी हुई है, तो इसका संबंध हुआ। और अब हमने लिखा कंचन, कै के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार है ना, तो क्या ये अनुस्वार का वहन कर रहा है कै वर्ण? नहीं कर रहा। देखो ये सिरोरेखा से बिल्कुल ऊपर है और न ये कै वर्ण से टच कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो ये अयोगवा है होते हैं ना, ये किसी के साथ मिलके नहीं चलते हैं, ये इनकी अलग ही अपनी प्रकृति होती है, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए इसके नाम, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम क्या पड़ा है? देखो ऊपर जो बिंदी लगती है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार। और ये जो हो है इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसके नाम याद कर लीजिए, यानी कि जो ऊपर बिंदी लगती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, और इधर जो बिंदी, जैसे शब्द है नमः है, क्या शब्द है हमारा? नमः शब्द है। देखिए इस शब्द को, ये दो बिंदी लगी हुई है ना, ये क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। अब नाम तो हो गया, अब इसका उच्चारण कैसे होता है? उच्चारण और उच्चारण स्थान दो चीज आएंगी, एक तो उच्चारण, एक उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए मैं बताती हूँ कैसे हैं। देखो बेटा, उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि अनुस्वार तो कहाँ से बोला जाता है और विसर्ग का उच्चारण कौन सी स्वर तंत्रियों से होता है। तो इस अगर उच्चारण समझ गए, उच्चारण स्थान अपने आप समझ। उच्चारण में क्या होता है, यानी कि जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण समझते हो, व्यंजन में आता है कै ख ग घ न च छ ज झ न यंगण में, जो पंचम वर्ण है वही क्या होता है? अनुस्वार होता है। वही क्या होता है? अनुस्वार। व्यंजन पढ़ेंगे तब पंचम वर्ण बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब तो हम प्रश्न की दृष्टि से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? यंगण में, ये और मैं ये सारे हलंत होते हैं। इनके नीचे ये बिंदी लगाना मत भूल, सारे क्या होते हैं? हलंत होते हैं, ठीक है। यंगन में, और विसर्ग क्या होता है? है, है। इसका उच्चारण क्या होता है? है। तो जैसे मैंने अभी ये शब्द लिखा था ना, नमः है, अभी मैंने क्या स्वर लिखा था? नमः है। क्या लिखा था? नमः है। क्या लिखा था मैंने? नमः है। देखो नमः है, है की ध्वनि निकली थी ना, तो ये क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। तो देखो इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हुआ बेटा? नासिका। यानी कि ये पंचम वर्ण है, अनुस्वार जितने भी होते हैं इनका उच्चारण हमारे नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से होता है, ठीक है। इसलिए इनको पंचम वर्ण कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो गए? नासिका। क्या हो गया? नासिका। और है, देखो कितनी लंबी ध्वनि है ना, लंबी ध्वनि है ना। अब ये कहां से बोली जाएगी? कंठ से। तो इसका उच्चारण विसर्ग का कहां हो गया? कंठ। क्या हुआ बेटा? कंठ। हम इसको याद रखेंगे। देखो अगर उच्चारण याद है तो उच्चारण स्थान अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि ये तो क्या पंचम वर्ण है, इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? पंचम वर्ण। तो उच्चारण स्थान क्या हो गए? नासिका, क्योंकि सभी पंचम वर्ण हमारे नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। और ये देखो नमः है, लंबी ध्वनि जा रही है ना, है, इसका उच्चारण है, इसलिए ये क्या हो गया? कंठ। क्या हो गया? कंठ। सघोष तो होते हैं, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। बहुत पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। तो अनुस्वार और विसर्ग भी क्या होंगे? सघोष होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न ये बनेगा उच्चारण स्थान और उच्चारण या नाम से, यहाँ से बनेगा। सघोष से संबंधित प्रश्न यहाँ से उठ नहीं होगा, नहीं उठेगा। एक है अल्प प्राण, यहाँ से बन सकता है, इस पे ध्यान दीजिए। अल्प प्राण,
और ये है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसको विस्तृत रूप से जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको। यहाँ से थोड़ा सा समझ लिए, इन ध्वनि को निकालने के हिसाब से समझ लीजिए। देखो अल्प का अर्थ क्या होता है, कम मात्रा में, यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुख से या हमारे मुख अंगों से थोड़ी सी कम ध्वनि निकलती है वो अल्प, और महा यानी कि थोड़ी ज्यादा ध्वनि निकलती है वहां महाप्राण हो गए। ठीक है, तो जैसे पंचम वर्ण अनुस्वार को बोलेंगे तो थोड़ा कम जोर आएगा, और विसर्ग का उच्चारण करते समय थोड़ा ज्यादा जोर आएगा, तो ये कौन सी ध्वनि हो गई, महाप्राण। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे बस सिर्फ छोटा सा बिंदु बचा है स्वर से संबंधित पंचम वर्ण का, वो देख लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा बिंदु बचा है कि पंचम वर्ण की पहचान, यही आएगा, यही आएगा पंचम वर्ण की पहचान। कैसे निकालेंगे हम, मैं शब्द दे रही हूं देखो आपको, पंच, और अपना व्यंजन ही ले लो एक, व्यंजन क्या है, व्यंजन, नंदन। बस 3 एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, 3 से समझ जाओगे। देखिए नंदन, अब जो ये बिंदी लगती है यही अपना क्या होता है, अनुस्वार होता है। बिंदी क्या है, अपनी अनुस्वार है, और अनुस्वार क्या होते हैं, पंचम वर्ण। तो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि जिस शब्द पे अनुस्वार लग रहा है वो शब्द कौन सा पंचम वर्ण। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, इसको समझिए। अब अनुस्वार किस पे लगा हुआ है, पै पे। किस पे लगा हुआ है, पै पे। पै पे क्या है, अनुस्वार। अब हमें ये जानकारी लेनी है, ये ज्ञान करना है कि ये अनुस्वार कौन सा पंचम। तो देखो ये कैसे, पै को छोड़ देना है, पै को हमें देखना ही नहीं है। पै से अगला वर्ण कौन सा है, पै से अगला वर्ण कौन सा है, कौन सा है बेटा, च। कौन सा वर्ण है, च। अब देखो हम जो व्यंजन व्यंजन सीखेंगे ना, तो ये च वाली, च, छ, च, छ, च, छ, च, छ, अगला देखिए च, छ, च, है, और इसमें कौन सा ये आता है, देखिए तो ये च है ना, तो च की लाइन का पंचम वर्ण कौन सा है, कौन सा है पंचम वर्ण, ये। कौन सा है, ये। तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, ये। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये, और फिर च। निकला कि नहीं निकला, आ गया समझ में। यानी कि अनुस्वार से आगे वाला वर्ण, उसी वर्ण का पंचम वर्ण आएगा। तो व्यंजन लिख लेना और वही वर्ण का अपन पंचम वर्ण लिख देंगे। अगला देखिए व्यंजन। अब देखो अनुस्वार किस पे लगा हुआ है बेटा, ये पे, और अगला वर्ण कौन सा है, ये को नहीं देखेंगे, छोड़ देना है यहाँ पे ए को। अगला वर्ण कौन सा है, जय। तो जय भी इसी लाइन में आता है ना, च, छ, जय। तो यहाँ पे आपने व्यंजन में भी ये पंचम वर्ण आता है, ये पंचम वर्ण आता है व्यंजन में भी। ठीक है, अब नंदन, तो न पे लगा हुआ है ना अनुस्वार, तो न को नहीं देखना। न से अगला वर्ण कौन सा अपना, द। कौन सा है, द। तो द कौन सी लाइन में आता है, कौन से वर्ग में आता है, देखो त, ये व्यंजन आते हैं अपने को, त, थ, द, ध, न। तो ये क्या आता है, न। तो इसका पंचम वर्ण कौन सा हो गया, न। द वर्ण का कौन सा हुआ, न, न, और ये द आ जाएगा, नंदन। निकला या नहीं निकला, आया समझ में। यानी कि जिस पे अनुस्वार लगा हुआ है उसको नहीं देखना है, उसके आगे वाले वर्ण को देख के हमें पंचम वर्ण निकालना। उस वो वर्ण कौन से वर्ग में है उसका पंचम वर्ण लिखना है अपने को, याद रहेगा। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न दे रही हूं, पंचांग, पंचांग शब्द में ध्वनियां हैं, पंचम वर्ण निकालना है। विकल्प बताना आप मेरे को, पंचांग शब्द में कौन सी ध्वनियां हैं, फिर पंचम वर्ण निकाल के शब्द का वर्ण विच्छेद करके लिखना है। कौन सी ध्वनियां हैं, कौन सी ध्वनियां हैं। विकल्प भी नहीं मिलेंगे आपको, विकल्प भी नहीं मिलेंगे। आपको ये देखना है कि कौन कौन सा इसमें पंचम वर्ण है, इसकी ध्वनियां निकालना है। जिस तरह मैंने ये शब्द लिखे ना, व्यंजन, नंदन, इस तरह पंचांग शब्द को आपको लिखना है। ठीक है, तो समझ में आया कुछ आज की क्लास में। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न करना है तो कल पूछ लीजिएगा। नमस्ते।